जैसा कि अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मानव भूगोल के विकास क्रम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मानव भूगोल के विकास क्रम की बात करें अगर आप, तो मानव भूगोल के विकास को मूल रूप से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। और 3 भाग कौन कौन से किए जा सकते हैं उसमें देखें। सबसे पहला, जब प्राचीन काल, जिस समय मानव का उद्भव हुआ तब से लेकर के जब तक मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं हो पाया, उस काल को अपने द्वारा नाम दिया गया है प्राचीन काल। इस प्राचीन काल की बात करें तो इस समय कई सभ्यताओं ने जन्म लिया है, जैसे भारत में, चीन में, मिस्र सभ्यता, इसके अलावा इराक ईरान में दज्जला, फरात, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं ने इस समय क्या लिया है, जन्म लिया है। और इन सब सभ्यताओं का प्रभाव मानव पर पड़ा है। इसी काल की बात करें तो प्राचीन काल के अंतर्गत मानव पूर्ण रूप से प्रकृति की पूजा किया करता था। प्रकृति को ही वह सर्वेसर्वा माना करता था, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से ही मानव को भोजन की आपूर्ति होती थी, उसको पीने का जल प्राप्त होता था। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होती थी और मानव उस समय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। इसकी वजह से प्रकृति की वो संपूर्ण रूप से पूजा किया करता था। अगर हम देखें तो हमारे वेदों के अंतर्गत भी, वेदों में भी बात करें अगर अपन, तो देखो, सूर्य, अग्नि, जल, वनस्पति और वायु, इन सबको देवता के स्वरूप में माना गया है कि ये सब मुख्य रूप से देवता हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के अंतर्गत मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहा करता था। धीरे धीरे मानव ने अपना विकास किया और विकास करते करते मानव आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विकसित हो चुका है। देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है एनेक्सी। और एक विद्वान है जिनका नाम है थेल्स। ये प्राचीन समय के दोनों विद्वान हैं और इन दोनों विद्वानों के द्वारा उस समय वनस्पति को मानव के संदर्भ में मानव भूगोल के रूप में उस समय विकसित किया है। उस समय वनस्पति और मानव के आंतरिक संबंधों के बारे में जो विशेषताएं थी उन सब का वर्णन किया है। ऐसे ही एक विद्वान है जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु विद्वान के द्वारा कहा गया है कि जो ठंडे प्रदेशों में लोग निवास करते थे, जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहादुर थे और साथ में ही वो अचिंतनशील थे। बहादुर थे लेकिन कैसे थे? अचिंतनशील। लेकिन जो एशिया प्रदेश के लोग थे, एशिया क्षेत्र में रहते थे,
उनके लिए अरस्तु महोदय ने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सुस्त थे, वह चिंतनशील थे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो चिंतन किया करते थे। ये बात अरस्तु महोदय के द्वारा कही गई है। इसी समय के एक विद्वान ने जिनका नाम है हिकेटियस, इन हिकेटियस ने सर्वप्रथम भूगोल का एक क्रमबद्ध रूप में, भूगोल को कहें क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया है और इसका विस्तार से लेख लिखा है। तो इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहा जाता है। इसके प्राचीन काल के अंतर्गत बात करने के बाद अपन बात करते हैं मध्यकाल की। देखिए, मध्यकाल की शुरुआत की बात करें अपन, तो मध्यकाल की शुरुआत 15वीं शताब्दी से मानी जाती है। 15वीं शताब्दी से जो काल शुरू हुआ उसे नाम दिया गया मध्यकाल। इस मध्यकाल के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अन्वेक्षण कार्य हुए, खोजें की गई, नए नए देशों की खोज होने लगी, लोगों के अंतर्गत उपनिवेशवाद उत्पन्न होने लगा, जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना अधिकार जमाने लगा। और उसके फलस्वरूप ऐसा हुआ कि ये उपनिवेश काल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उपनिवेशवाद काल मूल रूप से व्यापार की देन थी, क्योंकि एक राष्ट्र को खोजे जाने के बाद में दूसरा राष्ट्र उसके साथ में व्यापार किया करता था, और वो ही व्यापार आगे चलकर धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, और उसके कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना गुलाम बनाने लग गया, उपनिवेशवाद कहलाने लगा। इसी समय प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत प्रादेशिक रूप से संसाधनों का विश्लेषण भी किया गया कि किस प्रदेश विशेष के अंतर्गत कितनी मात्रा के अंतर्गत संसाधन मौजूद हैं। इन संसाधनों के बारे में भी जानकारी हमें मध्यकाल के अंतर्गत प्राप्त होने लगी। तो देखिए, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मध्यकाल शुरू हुआ, और इसके अंतर्गत मूल रूप से अन्वेषण और खोज कार्य प्रारंभ किए गए, नए नए देशों की खोज हुई, और उसके कारण व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने से उपनिवेशवाद उत्पन्न हुआ, और प्रत्येक प्रदेशों के अंतर्गत जो भी संसाधन मौजूद थे उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की जाने लगी। अगला क्रम आता है, उसे नाम देंगे अपन आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत 20वीं शताब्दी से मानी जाती है कि आधुनिक काल 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इस समय के कुछ प्रमुख भूगोलवेता हैं जिनके अंतर्गत हम्बोल्ट, रैटजेल, रिटर, कार्ल सावरकर, ये प्रमुख भूगोलवेता हैं। इन सब ने आधुनिक काल की क्या की? शुरुआत की, और मानव भूगोल का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन प्रारंभ किया। इसी समय मानव भूगोल का अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विस्तार हुआ है। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत लगभग सभी राष्ट्रों के अंतर्गत
मानव भूगोल का विस्तार हुआ है। इसी काल की बात करें अपन तो इसी काल के अंतर्गत मूल रूप से 3 वाद अपने सामने आए। उन वादों की बात करने जा रहे हैं अपन। देखिए कौन कौन से वाद अपने सामने आए हैं। इस समय अपने सामने 3 प्रमुख वाद जो कि 20वीं शताब्दी में अपने सामने आए हैं, उनका नाम था, एक का नाम था नियतिवाद, दूसरे वाद का नाम था, कह सकते हैं अपन इन्हें विचारधाराएं भी, संभववादी विचारधारा ये भी कह सकते हैं, और तीसरा था नवनियतिवादी विचारधारा। ये 3 विचारधाराएं आधुनिक काल में अपने सामने आई। इसके अंतर्गत बात करें अपन तो देखिए नियतिवादी जो विचारधारा थी उसमें कहा गया कि प्रकृति सर्वे सर्वा है। मानव को जो कुछ भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हो रही है। मानव जो भी अपना विकास कर रहा है वो सारा भी प्रकृति के माध्यम से ही कर रहा है। इसी विचारधारा को नाम दिया गया नियतिवादी विचारधारा। इस विचारधारा के संदर्भ में अपन एक अच्छे तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बेंदा। बेंदा नाम का व्यक्ति था और वह व्यक्ति प्राचीन समय के अंतर्गत जंगलों के अंतर्गत निवास करता था। अब जंगलों में निवास करेगा लेकिन है तो मानव, तो उसे भूख प्यास सभी लगेंगी। सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो भी उसकी क्रियाएं हैं वो संपादित करना चाहेगा वो। तो उसके लिए जब भी उसे भूख लगती थी तो वह जंगलों में लगे हुए जो भी फल थे, जो भी कंद मूल थे, इन सबको भोजन स्वरूप खाता था और प्रकृति को धन्यवाद दिया करता था कि प्रकृति तूने बहुत अच्छा काम किया जिससे कि मेरी भूख मिट गई। जब भी उसे प्यास लगती तो वह नदी में स्वच्छ जल, जो नदी में स्वच्छ जल बह रहा था, उस जल को पी करके अपनी प्यास बुझाता और फिर प्रकृति को धन्यवाद देता कि हे प्रकृति तूने मेरे साथ में बहुत अच्छा काम किया, जो मेरे को जल उपलब्ध करवा दिया, नहीं तो प्यास के कारण में क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता। अर्थात उस समय प्रकृति सर्वे सर्वा थी और प्रकृति की पूर्ण रूप से क्या पूजा की जाती थी। दूसरी विचारधारा आई, उसका नाम रखा अपन ने संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा का मतलब है कि मानव सब कुछ संभव कर सकता है। इसमें कहा गया कि प्रकृति से ऊपर मानव है, अर्थात प्रकृति मानव के सामने कुछ नहीं है, जो कुछ है वो कौन है, मानव है। मानव ने प्रकृति के जो भी नियम थे उन नियमों को समझा और समझ करके नई नई चीज़ों का आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कहें वायु जिस गति से चलती है उसके अनुरूप उसने वायुयानों का निर्माण किया। इसी संदर्भ में अपन एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं कि एक औरत होती है, वह औरत ठंडे प्रदेशों में, कहें अपनी भाषा में टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है, जहाँ हमेशा बर्फ जमा रहती है और उसी बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है। तो अपन जानते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। आसानी से उपलब्ध न होने के बावजूद भी
उसके द्वारा सब प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। जब भी उसे भूख लगती है और ताज़ा फल खाने की इच्छा होती है तो वह फ़ोन के माध्यम से फ़ोन करती है और दूसरे राष्ट्रों से वायुयान सेवा के द्वारा वहाँ पर फल मंगवा लेती है और ताज़ा फलों का आनंद लेती है। इसी प्रकार से अपन बात करें, जब भी उसे रिश्तेदारों से बात करनी होती है या उनके सम्मुख बैठ कर के बात करनी होती है तो वह इंटरनेट के माध्यम से आसानी से एक दूसरे को देखते हुए आसानी से बात कर लेती है। ठंडे प्रदेशों में अपन जानते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड रहती है और उसके अंतर्गत कई बार तापमान माइनस में भी चला जाता है, तभी तो बर्फ़ जमा रहती है। तो उन क्षेत्रों में रहना काफ़ी दुष्भर होता है, लेकिन उस लेडीज़ के द्वारा वहाँ पर शीशे के मकान बना लिए जाते हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है लेकिन वापस से लौट करके नहीं जाता, जिसके कारण पूरा का पूरा वातावरण आंतरिक भाग में गर्म रहता है और वह लेडीज़ वहाँ पर आसानी के साथ में निवास करती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति विजय थी पहले वाले में, उसको मानव ने क्या किया, नियम समझे उसके और फिर बाद में मानव सर्वोपरि बन गया। सबसे ऊपर कौन निकल गया, मानव निकल गया। ऐसी ही एक विचारधारा और आई, दोनों का सम्मिलित रूप देखें अगर अपन तो नई विचारधारा आई नवनियतिवाद। एक मिनट, संभववाद विचारधारा है वो फेब्रे के द्वारा दी गई है, विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास के द्वारा संभववादी विचारधारा दी गई है। नवनियतिवादी विचारधारा की बात करें अगर अपन तो ये ग्रिफिथ टेलर ने दी है। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इन्होंने कहा कि ना तो प्रकृति पूर्ण रूप से विजय है और ना ही मानव पूर्ण रूप से अपने आप में संपूर्ण है। जब दोनों का तालमेल बैठता है, जब दोनों एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं, जब दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तभी वास्तविकता में मानव का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। देखिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया इसके लिए कि जैसे ही यातायात के अंतर्गत देखें, जो भी सिग्नल होते हैं उनमें 3 प्रकार की बत्तियां होती हैं, एक लाल, एक पीली और एक हरी। 3 प्रकार की बत्तियां होती हैं। जब भी हम ट्रैफिक से गुजरते हैं तो उस समय देखो लाल बत्ती होने पर अपन वहीं पर रुक जाते हैं। वैसे ही ग्रिफिथ टेलर के द्वारा भी ये बात कही गई कि प्रकृति जब अपने अनुकूल नहीं हो तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति अपने अनुकूल हो तो ही उसका क्या करें, अपन उपयोग करें। पीली बत्ती से उन्होंने समझाया कि जब प्रकृति अपने अनुकूल होने लगे तो हमें उसका उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब हरी बत्ती होती है तो अपन देखते हैं ट्रैफिक के सिग्नल खुल जाते हैं और लोग अपने साधन लेकर के, अपने यातायात के साधन लेकर के दूसरे स्थानों की ओर रवाना हो जाते हैं। वैसे ही जब प्रकृति अपने पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाए तो हमें प्रकृति का भरपूर उपयोग करना चाहिए ताकि मानव का विकास हो सके। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की विचारधाराएं 20वीं शताब्दी की, नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी। नियतिवादी में प्रकृति सर्वेसर्वा है, संभववादी में मानव सर्वेसर्वा है माना गया है और नवनियतिवाद में दोनों एक दूसरे के संपूरक माने गए हैं। इन्हीं ग्रिफिथ टेलर के द्वारा एक सिद्धांत और दिया गया जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, रुको और जाओ।
ये भी इसी से संबंधित लिंक है। लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। लाल बत्ती होती है तो अपन रुक जाते हैं, हरी बत्ती होती है तो अपन चले जाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी बताया, रुको और जाओ का सिद्धांत कहा गया है इसे। तो रुको और जाओ का सिद्धांत लाल बत्ती ट्रैफिक की तीनों लाइटों से संदर्भ में है। जब 20वीं शताब्दी के बाद जब अपन 21वीं शताब्दी में चलते हैं, तो 21वीं शताब्दी के अंतर्गत मानव भूगोल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत विकास हुआ है। 21वीं शताब्दी के अंतर्गत मानव ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नवनियतिवादी विचारधारा अपनाते हुए अपना विकास किया है। प्रकृति और मानव दोनों का आपस में संबंध बैठाते हुए अपना संपूर्ण विकास करने की कोशिश की है। 1930 के दशक में देखें तो मानव भूगोल को मूल रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया। एक सांस्कृतिक भूगोल के नाम से और दूसरा देखें तो आर्थिक भूगोल। और दो भागों में इसे बांटने के कारण इन दोनों को इसका विषय क्षेत्र कहा गया। इनके भी उपशाखाएं और बनाई गई और उन उपशाखाओं के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल, और चिकित्सा भूगोल, ये दो शाखाएं अपने सामने आई। धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के तक की बात करें अगर अपन, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मानव भूगोल ने अपना विकास कर लिया था और अत्यधिक मात्रा में मानव भूगोल का विकास होने के कारण वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों के अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीच में आपसी संबंधों को पढ़ा जाने लगा। 1970 के दशक की बात करते हैं अपन। 1970 का दशक, देखिए 1970 के दशक के अंतर्गत कई प्रकार की मानव भूगोल की शाखाएं और उत्पन्न होने लगी। उन्हीं भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत एक शाखा थी जिसका नाम रखा गया मात्रात्मक क्रांति, अर्थात चीज़ों को नापने, लोगों को संख्याओं में गिनने, उत्पादन को मात्रा में लेने के लिए, इन सब के लिए मात्रात्मक क्रांति प्रारंभ हुई और ये एक भूगोल का विषय बन गया, एक शाखा बन गई जिसे अपन मात्रात्मक भूगोल या मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। मात्रात्मक क्रांति होने के बाद कुछ नई विचारधाराएं अपने सामने आने लगी और वह नई विचारधाराएं तीन प्रमुख रूप से थी। पहली जो विचारधारा थी उसे नाम दिया गया मानव कल्याणपरक विचारधारा। दूसरी विचारधारा थी, उसका नाम था क्रांतिकारी विचारधारा। और तीसरी जो विचारधारा थी उसे नाम दिया गया आचरण परक विचारधारा। आचरण परक विचारधारा इस प्रकार देखो, मानव कल्याण परक जो विचारधारा है उसके अंतर्गत सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। जिस प्रकार से अपन कहें कि जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, लोगों के लिए शिक्षा कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, इसके संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए।
सबके पास में आवास होना चाहिए, आवास भी सभी के पास में होना चाहिए, और इसी प्रकार से चिकित्सा की सुविधाएं भी सभी के पास में उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सभी के पास में पहुंचनी चाहिए। इसे मानव कल्याण परक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है क्रांतिकारी विचारधारा। इस विचारधारा में किसी क्षेत्र के अंतर्गत निर्धनता यदि मौजूद है तो उसके कारण पता किए जाएं। जो भेदभाव की भावना के दौरान प्राचीन समय में उपनिवेशवाद कह दीजिए, और वैसे कहें अपन तो बंधुआ मजदूर प्रथा जो हुआ करती है, उसके कारण पता किए जाएं कि क्यों है, किसी क्षेत्र में है तो क्यों है, उसके कारण पता करके कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आचरण परक जो विचारधारा है उसके अंतर्गत मूल रूप से कहा गया कि मानव के द्वारा प्रकृति का उपयोग करते हुए अपना विकास किया जाना चाहिए, और निरंतर रूप से इस प्रकार से विकास किया जाए कि प्रकृति को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और मानव भी अपना विकास करता रहे। लेकिन आज प्रकृति को हताहित करके मानव उत्तरोत्तर अपने विकास कार्य में लगा हुआ है, जिसके कारण अपने सामने प्रदूषण की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन करके उभर रही है। देखिए, आज के चैप्टर में अपन ने देखा मानव भूगोल किसे कहते हैं, कौन कौन से विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या रहा, और किस प्रकार से मानव भूगोल ने अपना विकास किया है, कौन कौन सी विचारधाराएं अपने सामने आई। इस प्रकार से अपन ने इस पूरे लेसन में पढ़ा है, इस वीडियो में देखा है। ये प्रथम लेसन था अपना जो पूरा हुआ है। नई वीडियो में